बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हावर्ड अकेडमी। आज का हमारा सेशन सीएसएस इंग्लिश ऐसे के हवाले से है और वो एस्पिरेंट्स जिन्होंने हमारा ऑनलाइन कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ कोर्स कंप्लीट किया था तो उनको होपफुली कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द टाइम जब आपके एग्जाम करीब हैं और आपने सारी चीज़ों को गो थ्रू कर लिया हुआ है तो फाइनल आपने जो चीज़ें मलूज़ खातिर रखनी है ड्यूरिंग एग्जाम सीएसएस के इंग्लिश ऐसे को अटेम्प्ट करते हुए, ताकि अच्छे मार्क्स आपने ना सिर्फ पास करना बल्कि अच्छे तरीके से आप उसको कंप्लीट भी करें विद इन टाइम, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो, इफेक्टिव तरीके से हो। वो कौन से फीचर्स हैं जिनको आपने इनकॉर्पोरेट करना है इस आपके एग्जाम में, पेपर में, ताकि आप अच्छे नंबर ले सकें, यानी कि 70+। और अभी तक अगर आपने हमारा ये कोर्स इंग्लिश ऐसे का सीएसएस के हवाले से ज्वाइन नहीं किया तो आप हमारी वेबसाइट www.howardacademy.com इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इस पे कंप्लीट हमारी अंडरस्टैंडिंग के जो एक पूरा एक सब्जेक्ट के तौर पे इसको कवर किया गया है कि इंग्लिश ऐसे के हर पार्ट को किस तरीके से आपने डिजाइन करना है, किस तरीके से आपस में इंटीग्रेट करना है ताकि अच्छे तरीके से आप उसको कवर कर सकें। ना सिर्फ रैंडमली इंग्लिश ऐसे को अटेम्प्ट करना होता है बल्कि इसको एक क्रिटिकल सोच के साथ, एक वेल मैनर्ड वेल सीक्वेंस के साथ उसको लेके चलना होता है जो एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड हो, वेल एम्बेडेड हो, जिससे आपका एग्जामिनर है वो जो आपके ऐसे में चीजों को फाइंड करना चाहता है वो मौजूद हो। सो आज का हमारा टॉपिक है राइटिंग एन इफेक्टिव इंग्लिश ऐसे फॉर द सीएसएस एग्जाम। सो राइटिंग एन इफेक्टिव इंग्लिश ऐसे फॉर सीएसएस एग्जाम, इसमें दो बेसिक रिक्वायरमेंट है। रिक्वायर्स स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, यानी कि आपकी ऐसे नहीं है रैंडमली जहां से दिल करे आपका शुरू करें, बल्कि स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ होना है। क्रिटिकल थिंकिंग भी हो, यानी कि उसके अंदर बहुत डेप्थ होनी चाहिए, उसके अंदर जो चीजें आपने जो भी एक टॉपिक लेते हैं उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग इनकॉर्पोरेट करनी होती है, उसका बैकग्राउंड के साथ साथ क्रिटिकल जो सिचुएशन है यानी कि कंटेम्प्रेरी इश्यूज के साथ उसको लिंक करते हुए आपने लेके चलना है। लेटेस्ट जो उसके थॉट्स हैं, फाइंडिंग्स हैं, रिसर्च की जो आउटकम्स हैं उनको भी आपने टच करना होता है, यानी कि यहाँ पे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग आपकी वेल एम्बेडेड होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपकी लैंग्वेज और जो स्किल है लैंग्वेज को कवर करने के लिए, चीजों को कम्युनिकेट करने के लिए ये भी मौजूद होनी चाहिए। साथ में ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स हम दे रहे हैं इंग्लिश हवाले ऐसे के हवाले से, ये इसलिए ताकि आप अच्छे मार्क्स ले सकें इंग्लिश ऐसे पेपर में। सिर्फ इंग्लिश ऐसे पेपर के हवाले से ये हमारी डिस्कशन है आज की। सबसे पहला जो पॉइंट है, अंडरस्टैंड द सीएसएस एग्जाम रिक्वायरमेंट। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि अगर आप जीआर के किसी एग्जाम में बैठे हुए हैं तो उसकी वर्ड्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, तो ये नॉर्मली जो आपके वर्ड्स की रिक्वायरमेंट है वो आपने मलूज़ खातिर द ऐसे शुड बी 2500 to 3000 वर्ड्स यू आर एक्सपेक्टेड टू डेमोन्स्ट्रेट। इसमें ऐसे की रिक्वायरमेंट क्या है? क्लैरिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए, कोहेरेंस होनी चाहिए। कोहेरेंस का मतलब होता है एक पार्ट दूसरे पार्ट के साथ मैच करता हो। ये नहीं है कोई चीज बड़ी है कोई चीज छोटी है, इस तरीके से नहीं, बल्कि एक तरतीब से चीजें चलेंगी। इंट्रोडक्शन में जो चीजें आप लेके चल रहे हैं, जो आपने बैकग्राउंड सेट किया है उसी को आपने वजाहत करनी है, लेके आगे चलना है। सो कोहेरेंस उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। आर्गूमेंट की बेसिस पे आपने पूरी चीजों को बिल्ड करना है और आपका एक आर्गूमेंट खुद क्रिएट भी, क्वेश्चन आपने क्रिएट करना है, आर्गूमेंट के साथ उसको जवाब देना है, कन्विंस करना है जो आपका रीडर है कि जो आप बात कहना चाह रहे हैं वो विद आर्गूमेंट आप प्रूफ भी कर रहे हैं। साथ में जो इंपॉर्टेंट इसका एरिया है वो है ग्रामेटिकल एक्यूरेसी का होना। एसेस आर असेस्ड ऑन लैंग्वेज, जो आपका ऐसे असेस किया जा रहा था उसकी लैंग्वेज आपने कैसे यूज की है, कंटेंट्स को कैसे डिजाइन किया है, स्ट्रक्चर कैसे था आपका, और क्रिटिकल एनालिसिस कैसे आपने उसका किया है उस पूरे मौजू का। सो ये मैटर करती हैं सीएसएस के हवाले से। और जब आप टॉपिक चूज कर रहे होते हैं तो आप 8-9 ऑप्शंस आपके पास होते हैं, उनमें से आपने देखना होता है कि राइट टॉपिक कौन सा है जिसके आप आर्गुमेंट अच्छे दे सकते हैं, जिसमें आपकी ग्रिप हो, जिसमें आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो। 9 टॉपिक है, हो सकता है कि किसी 2-3 पे आपकी ग्रिप ज्यादा हो, लेकिन जिस पे आपकी बेस्ट ग्रिप है, जिसके कंटेंट्स
आपके पास वसी तौर पर मौजूद हैं, जिसका नॉलेज आपके पास बहुत है, जिसके ऊपर रिसर्च आपने बहुत ज्यादा की हुई है, तो जिस पे आपका इतना मटेरियल है कि आपको 6 घंटे लिखना पड़े, तो आप उसको चूज करें जिससे आप 3 घंटे लिख सकते हैं। सो सिर्फ वर्ड्स की काउंटिंग पूरी करना ही मामला नहीं होता, बल्कि आपने एक पूरे मामले को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना होता है विद लॉजिक, विद आर्गुमेंट्स। Pick a topic that you fully understand and have a sufficient knowledge about. Avoid choosing a topic based on popularity if you lack strong arguments or facts. यानी कि पॉपुलैरिटी जिस इशू की है उसको आप ना चूज करें, बल्कि जिसकी आर्गुमेंट्स वगैरह फैक्ट्स हैं आपके पास, उनको आपने चूज करना है। इस रेस्पेक्टिव आपके वो मौजूद क्या है, उसकी मार्केट के अंदर कितनी डिमांड है, कितना लोग उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आप छोड़ दें। आप किस चीज को ज्यादा बेहतर तरीके से एलाबोरेट कर सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं, वो आपने लेना है, वो आपके लिए मेन मैटर करती है चीज। सेलेक्ट अ टॉपिक दैट अलाउज फॉर मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस, यानी कि जिसमें इकोनॉमिक एनालिसिस भी आप डालेंगे, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी है, सोशल, इन्वायरमेंटल एंड टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी उसकी डिस्कशन में इनकॉर्पोरेट किए जा सकते हैं। सो ऐसा टॉपिक आपने वसी लेना है जिसमें डिस्कशन के लिए आपके पास ओपन फोरम हो, दलाइल देने के लिए बहुत सारी चीजें मौजूद हों। सो तीसरे नंबर पे हमारा जो आ जाता है वो है, इसको हमने बहुत फोकस करना है, ये आपने बहुत बेहतर तरीके से इनकॉर्पोरेट करना है आपके ऐसे का स्ट्रक्चर। ये कैसे बनेगा? अ वेल स्ट्रक्चर्ड ऐसे कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। पहला पार्ट उसका कौन सा है? इंट्रोडक्शन जो 10 to 15% आपके पूरे ऐसे की बॉडी, यानी कि पूरा एक ऐसे है उसका 10 to 15% आपका इंट्रोडक्शन पार्ट आ जाता है। बिगिन विद द हुक स्टेटमेंट। हुक स्टेटमेंट है यानी कि आपने कोई चीज लटकानी है तो वो हुक के साथ है, तो मतलब आपने हुक कौन सी पकड़ी है जिसकी बेस आप बनाते हुए चीजों को लेके जा रहे हैं, ऐसी स्टेटमेंट आप बयान करेंगे जिसकी स्टेटमेंट के बेसिस पे आपने चीजों को आगे लेके चलना है। यानी कि एक कोट है, क्वेश्चन है, या स्टैटिस्टिक्स की बेसिस पे आप बात कर रहे हैं, या जनरल ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे बात कर रहे हैं, उस स्टार्टिंग सेंटेंस को हुक आपने इस तरीके से टॉपिक के साथ लिंक करके करना है जो आपको आगे चीजें लेके जाने में पूरा बोझ उठा सके। हुक मजबूत होगी तो जितना भी उस पर बोझ ला देंगे वो आसानी से उठा लेगा। सो गिव अ ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक। जो टॉपिक आप चूज करते हैं उसका बैकग्राउंड देंगे। क्लियरली स्टेट योर थीसिस स्टेटमेंट। ये थीसिस स्टेटमेंट है यानी कि पूरा आपका जो मौजू है या डिस्कशन के लिए एक टाइटल आ जाता है। एक थीसिस आप पकड़ते हैं तो थीसिस का एक टाइटल होता है, उस टाइटल के अंदर ही रहते हुए चीजों की डिस्कशन होती है और वो पूरे आपकी डिस्कशन को रिप्रेजेंट करता होता है। थीसिस स्टेटमेंट एक सेंटेंस होता है। बेसिकली किसी भी थीसिस को आप पकड़ लें, आज आपके पास अगर टाइम है, आप का एग्जाम के 1-2 दिन है या 1-2 घंटे हैं, तो इवन आप किसी गूगल पे जाएं, किसी ऐसे को किसी थीसिस को पकड़ें और उसकी थीसिस स्टेटमेंट को पकड़ें, तो वो एक टॉपिक होगा जो के ऊपर सारा का सारा थीसिस बेस कर रहा होता है। योर स्टैंस एंड की पॉइंट्स। दूसरा आपका, इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन कैसे आपने लिखना है, इसकी एग्जांपल मैंने ऐड की है। द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, बट इन द मॉडर्न वर्ल्ड द डिजिटल रेवोल्यूशन इज माइटियर देन बोथ। The rapid advancements in the technology have reshaped societies, economies, and global politics. This essay examines the transformative impact of डिजिटल इनोवेशन ऑन ह्यूमन सिविलाइजेशन। ये आपकी हुक स्टेटमेंट है या थीसिस स्टेटमेंट बन जाती है जिसकी बेसिस पे आप आगे लेके चलते हैं। अब इसके बाद आ जाता है दूसरा पार्ट जो आपके ऐसे का स्ट्रक्चर होता है, वो है मेन बॉडी, जो कि 70 to 80% तक आपकी डिस्कशन का महवर रहता है। बहुत सिंपल है, आप अगर 10% इंट्रोडक्शन को देते हैं, 80% आप देते हैं बॉडी को और 10% आप कंक्लूजन की तरफ लेके चले जाते हैं, तो आपका 100% ये बॉडी को याद रखना भी आपका पॉसिबल हो जाता है। ईच पैराग्राफ शुड है, जो बॉडी की बात कर रहे हैं या मेन आपके कंटेंट्स हैं जहां पे आपने हाईलाइट करना है, अ टॉपिक सेंटेंस यानी कि जो इंट्रोड्यूसिंग द मेन आइडिया। दूसरे नंबर पे आप सपोर्टिंग आर्गुमेंट जिसमें आपने फैक्ट्स डालने हैं, एग्जांपल डालनी है, और इसके अलावा उस मौजू के मुतालिक जो एक्सपर्ट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उनकी ओपिनियन क्या है, लेटेस्ट रिसर्च क्या कहती है।
इसके अलावा चीजों के साथ आपने एनालिसिस करना है एंड काउंटर आर्गुमेंट आपने करने हैं, खुद भी आपने आर्गुमेंट देना, उसके अपोजिट भी आर्गुमेंट देना है और अपने आर्गुमेंट को अपने मजीद मजबूत करने के लिए फैक्ट्स एंड फिगर्स, स्टैटिस्टिक्स और स्टोरीज और छोटी मोटी जो चीजें हैं उनको आपने ऐड करना है। इवन के अहादीस का रेफरेंस दे सकते हैं, कुरानिक वर्सेस का रेफरेंस दे सकते हैं, पोइट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, इंग्लिश वर्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो डिफरेंट पर्सपेक्टिव में अपनी बात को अपनी दलील देनी है। और जरूरी नहीं कि एट अ टाइम हर चीज को इनकॉर्पोरेट करें, जो फिट आती हो, जो आपके माइंड में हो वो फिट करें, हर चीज को फिट करने की कोशिश नहीं करनी। ट्रांजिशन टू दी नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि जब आप एक पैराग्राफ के अंदर बात को कंप्लीट कर लेते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट को आपने अगले पैराग्राफ के साथ लिंक भी करना है। सो इसकी मेंटेन करनी है आपने फ्लो एंड कोहेरेंस, पैराग्राफ टू पैराग्राफ पता चले कि एक ही चीज की बातें आगे चलती जा रही हैं, एक बात खत्म होगी, उससे मिलती जुलती अगली बात शुरू होगी, उससे मिलती जुलती बात अगली शुरू होगी। ये नहीं है कि एक पैराग्राफ को पढ़ें तो वो एक चीज लगे, दूसरा पैराग्राफ पढ़ें तो वो टोटली किसी और दुनिया की चीज लगे, बल्कि आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग जो आपने ऐसे चूज किया है उसका ही हिस्सा होना चाहिए। इसकी एग्जाम्पल किस तरह से एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट दे सकते हैं, एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, countries that prioritize education such as Finland and South Korea have witnessed rapid economic growth and social stability. In contrast, nations with weak education systems struggle with poverty, unemployment and crime. सो आगे चलें तो हमारा जो कंक्लूजन पार्ट है वो भी 10 to 15% आपकी ऐसे का होना चाहिए, ये आपके स्ट्रक्चर का ही हिस्सा है। सबसे पहले आप समराइज की पॉइंट्स विदाउट रेपिटेशन, रिपीट नहीं करना, की पॉइंट्स को हाईलाइट करें। रीअफर्म योर थीसिस स्टेटमेंट, जो आपने शुरू में दी थी थीसिस स्टेटमेंट उसको दोबारा से बयान करेंगे इन कंपेलिंग वे। चेंज होगा स्टाइल लेकिन बात वही होगी। प्रोवाइड अ थॉट प्रोवोकिंग इनसाइट, रिकमेंडेशन और कॉल टू एक्शन। इसकी एग्जांपल है इन कंक्लूजन, एजुकेशन इज नॉट जस्ट अ टूल फॉर पर्सनल ग्रोथ बट अ फाउंडेशन फॉर नेशनल progress. Governments must prioritize education reforms to build a prosperous and stable future. अच्छा, नंबर 4 पे आ जाता है डेवलप स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स एंड क्रिटिकल एनालिसिस, यानी कि आपके जो ऐसे के आर्गुमेंट्स हैं वो बनाने हैं आपने और इसके अलावा क्रिटिकल एनालिसिस होना चाहिए। यूज रेलेवेंट फैक्ट्स, फैक्ट्स भी आपने डालने हैं, स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स भी हो सकते हैं, दुनिया के अंदर कोई वाक्य हो सकता है, इंसिडेंट हो सकता है, एग्जांपल्स हो सकते हैं, केस स्टडीज को रेफर कर सकते हैं। प्रेजेंट अ बैलेंस्ड व्यू, यानी कि डिस्कस मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स हैं, कई सारी पहलुओं पे आप बात करेंगे, सिर्फ एक पहलू को नहीं आपने लेकर चलना। एड्रेस काउंटर आर्गुमेंट्स एंड रिफ्यूट देम विद लॉजिक, यानी कि आप जो बात लेके चल रहे हैं उसकी अपोजिट जो आर्गुमेंट है उसकी भी बात करें, लेकिन उसको नलिफाई करें, रिफ्यूट करें और अपने आर्गुमेंट की दलील को मजबूती के साथ बयान करते हुए उसको कहें कि ये जो दलील है ये बेसिकली इस वजह से वैलिड नहीं है। लोग इस पे बात कर रहे हैं, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वैलिड ज्यादा है, उसकी फैक्ट्स एंड जो फिगर्स हैं वो ये बताती हैं। तो इस तरह से आपने चीज को प्रूव करना है। इसकी एग्जांपल है, सम आर्गू that artificial intelligence will replace human jobs, leading to mass unemployment. However, history shows that technological advancements create more opportunities than they destroy. AI will complement human intelligence, making industries more efficient. So, ये एक बात हुई है कि मतलब बेसिकली ये समझा जा रहा है कि AI दुनिया को रिप्लेस कर लेगी, ह्यूमन पावर सरप्लस हो जाएगी, ऐसा नहीं है, बल्कि इंटेलिजेंस की बेसिस पे चीजों की अपॉर्चुनिटीज और बढ़ जाएगी, लोगों के इस्तेमाल का लेवल बढ़ जाएगा। अच्छा, इसके बाद नंबर 5 पे आ जाता है यूज एडवांस वोकैबुलरी एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो इसके हवाले से हार्वर्ड अकेडमी ने एक बड़ी, वोकैबुलरी का हमेशा स्टूडेंट्स को मसला रहता है कि वोकैबुलरी कैसे याद रखें, लेकिन हमने क्या किया हुआ है, वोकैबुलरी को हमने स्टोरीज की फॉर्म में इस तरीके से इनकॉर्पोरेट किया हुआ है कि हर स्टोरी के अंदर 2-3 नए वर्ड्स हम ऐड करते हैं, जिससे आपका क्या होता है कि आपका इंग्लिश की वोकैबुलरी को याद रखना आसान हो जाता है, क्योंकि स्टोरी की फॉर्म में आपने उन वर्ड्स को सीखा होता है। सो सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी आपने बेहतर तरीके से आपने डिजाइन करना होता है और वोकैबुलरी का भी बेहतर इस्तेमाल करना होता है। सो इसमें क्या करना है, अवॉइड रेपिटेटिव वर्ड, यूज सिनोनिम्स, वेरिड एक्सप्रेशन, हर वर्ड के कुछ सिनोनिम्स हैं और उसकी एक्सप्रेशन की स्टाइल डिफरेंट है, उनका इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि एक ही वर्ड को बार बार यूज करते रहें। यूज फॉर्मल
प्रिसाइज एंड सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज। बहुत ज्यादा लेंथी सेंटेंस है, यानी कि एक पैराग्राफ के ऊपर आपका सेंटेंस चला जाए, ये ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाए जरूर, लेकिन उनका एक खूबसूरती रहनी चाहिए। अवॉइड स्लैंग, कॉन्ट्रैक्शंस एंड ओवरली कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, बहुत कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मत बनाएं। पुराने वर्ड्स को कम इस्तेमाल करें, यानी कि जो लेटेस्ट वर्ड्स हैं उनका इस्तेमाल करें। इसके एग्जाम्पल ऑफ इंप्रूव सेंटेंसेस की यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल पहले नंबर पे ये ठीक नहीं है। टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग द वर्ल्ड वेरी फास्ट। अब इसको किस तरीके से आप बात कर सकते हैं? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आर रैपिडली ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल लैंडस्केप। सो कितना ब्यूटीफुली आपने चीजों को बयान किया है और बेहतर तरीके से। सो ये तरीका ठीक नहीं है, ये वाला आपने वे अडॉप्ट करना है जब आप सेंटेंस लिख रहे होंगे। नंबर 6 पे आता है एंश्योर ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, यानी कि ग्रामर के अंदर आपने जो है वो गलतियां नहीं करनी, क्योंकि आप फ्यूचर के एक ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं। सो आपको बेहतर तरीके से अपनी जो ग्रामर है उसके ऊपर वर्किंग करनी चाहिए, वर्किंग होनी चाहिए, ग्रामर की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। यूज एक्टिव वॉइस मोर देन पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का ज्यादा इस्तेमाल करें। मेंटेन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि जो सब्जेक्ट आप यूज कर रहे हैं वर्ब उसके साथ मैच होना चाहिए। बी केयरफुल विद आर्टिकल्स, प्रपोजिशन एंड पंक्चुएशन, इनका भी इस्तेमाल जो है आर्टिकल प्रॉपर यूज करें, प्रपोजिशन की गलती ना करें, पंक्चुएशन का भी सही तरीके से इस्तेमाल करें। इसके अलावा जब आप काम कर लें, प्रूफ रीड टू एलिमिनेट स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर्स। नंबर 7 पे है स्ट्रेंथन योर राइटिंग विद एविडेंस, यानी कि अपनी राइटिंग को बेहतर करें अपनी एविडेंस के साथ। यूज स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च फाइंडिंग्स, हिस्टोरिकल रेफरेंसेस एंड एक्सपर्ट ओपिनियन। सो ये बड़ी चीजें हैं, आप सिर्फ और सिर्फ लिखने के लिए ये नहीं डाल सकते जब तक आपका खुद एक माइंडसेट नहीं है, इतनी वर्किंग नहीं है, जब तक आप एक कीन रीडर नहीं है, कीन रिसर्चर नहीं है, कीन फाइंड जो उस टॉपिक के रेलेवेंट, आपको हिस्टोरिकल रेफरेंसेस का नहीं पता, उस टॉपिक के रेलेवेंट या उस सब्जेक्ट के रेलेवेंट जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी ओपिनियन को समझते नहीं है, उनके अंदर इंटरेस्ट नहीं लेते, तो ये करना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन बात आपको सादा सी लगेगी, लेकिन इसके बेसिस पे बहुत ज्यादा आप एक स्टूडेंट का वर्किंग होती है स्टैटिस्टिकल, जब वो फैक्ट्स एंड फिगर्स दे सकता है, रिसर्च के अंदर वो इंटरेस्टेड होगा तो लेटेस्ट रिसर्च को पढ़ेगा और उनकी फाइंडिंग्स के ऊपर बात कर सकेगा। हिस्टोरिकल रेफरेंस तभी कर सकता है जब हिस्ट्री की वो बुक्स पढ़ता है, उस टॉपिक के रेलेवेंट हिस्ट्री को जानता है, और एक्सपर्ट्स को वो जानता तभी होगा जब उसका उस टॉपिक के रेलेवेंट इंटरेस्ट होगा। तो ये बड़ी डीप बातें हैं, ये एग्जाम से 1-2 दिन के अंदर ये चीजें आप इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते, इसके लिए बहुत ज्यादा आपको पहले से वर्किंग होनी चाहिए। ऑलवेज साइट क्रेडिबल सोर्सेज व्हेन प्रेजेंटिंग डाटा, यानी कि जो डाटा आप प्रेजेंट कर रहे हैं या प्रेजेंटेशन में डाल रहे हैं उसका सोर्स भी आपको मेंशन करना चाहिए, और सोर्स ऑथेंटिक होना चाहिए, कोई ऐसे नॉर्मल किसी की राय वगैरह नहीं होनी चाहिए। इसके एग्जांपल ऑफ यूजिंग एविडेंस, किस तरीके से आप एग्जांपल इसके डाटा यूज कर सकते हैं या एविडेंस को डाल सकते हैं, उसके एक एग्जांपल है। अकॉर्डिंग टू 23 यूनेस्को रिपोर्ट, यानी कि 2023 की एक रिपोर्ट है जिसमें कंट्रीज दैट एलोकेट at least 5% of their GDP to education experience are 20% increase in literacy rates within a decade, यानी कि कोई भी ऐसा मुल्क जो कम से कम 5% अपने जीडीपी का इन्वेस्ट करता है एजुकेशन पर, तो 10 सालों के अंदर अंदर उसकी 20% इंक्रीज हो जाती है लिटरेसी रेट। सो ये आपका एक बड़ा जबरदस्त किस्म का एक आपका जब स्टैटिस्टिकल फिगर्स देते हैं और उसकी वर्किंग हुई होती है तो आपकी वो बात को ऑथेंटिक कर देता है। नंबर 8 पे है मेंटेन कोहेरेंस एंड लॉजिकल फ्लो, यानी कि आपका जो ऐसे है उसके अंदर कोहेरेंस भी होनी चाहिए, लॉजिकल फ्लो भी होना चाहिए। इसके लिए क्या है, यूज ट्रांजिशन वर्ड्स, यानी कि मोर ओवर, जब एक पैराग्राफ खत्म हो जाता है अगला पैराग्राफ शुरू करते हैं, या एक सेंटेंस खत्म हो जाता है अगले शुरू करने के साथ मोर ओवर, फर्दर मोर, ऑन द अदर हैंड, कॉन्सिक्वेंटली, देयरफॉर, इन कंट्रास्ट, ये इन अल्फाज का इस्तेमाल करके आप उनको लिंक कर सकते हैं। इसके साथ साथ अरेंज आइडियाज इन लॉजिकल सीक्वेंस, यानी आइडिया एक से दूसरा तीसरा चौथा उनकी तरतीब से लेके चलेंगे। यूज पैराग्राफ लिंकिंग टू मेंटेन फ्लो, यानी पैराग्राफ टू पैराग्राफ में लिंक होना चाहिए ताकि आपके ऐसे के अंदर एक फ्लो मौजूद हो। इसकी एग्जांपल है, व्हाइल रिन्यूएबल एनर्जी इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबिलिटी, इट्स इंप्लीमेंटेशन फेसेस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चैलेंजेस, हाउएवर द इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड इन्वेस्टमेंट, दीज हर्डल्स कैन बी ओवरकम। फर्दर चलें तो प्रैक्टिस राइटिंग ऐसे रेगुलरली, यानी कि आपको अपने ऐसे के ऊपर प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये आपके ऐसे राइटिंग को मजीद बेहतर करती है, स्किल को इनहेंस करती है। राइट एटलीस्ट 1 ऐसे पर वीक ऑन पास्ट सीएसएस टॉपिक्स, सीएसएस के जो पहले के टॉपिक्स हैं उनके ऊपर कम से कम एक हफ्ते में एक ऐसे जरूर लिखा करें। गेट फीडबैक फ्रॉम मेंटोर्स एंड टीचर्स, इसके साथ साथ एनालाइज
टॉप स्कोरिंग CSS एसेज टू लर्न फ्रॉम देयर स्ट्रक्चर एंड कंटेंट, यानी कि जो बेस्ट एसेज लिखे गए आज तक उनको देखें और उन्होंने कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया है, क्या पैटर्न था उनका लिखने का, उसको फॉलो करने की कोशिश करें। नंबर 10 पे आ जाता है टाइम मैनेजमेंट इन एग्जाम, यानी कि ये नहीं है कि आप इंट्रोडक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम लगा दें, बॉडी के ऊपर जो एक पार्ट है उसके ऊपर ज्यादा टाइम लगा दें, स्टैटिस्टिकल फिगर या आउटलाइन बनाते हुए आप बहुत ज्यादा टाइम लगा दें, बल्कि आपने एक बैलेंस वे में चलना है। स्पेंड 10 to 15 मिनट्स ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड आउटलाइनिंग योर ऐसे, देखें 10 to 15 मिनट्स ब्रेनस्टॉर्मिंग और आपने आउटलाइन बनानी है। नंबर 2 पे आ जाता है एलोकेट 2 hours फॉर राइटिंग एंड 15 मिनट्स फॉर प्रूफ रीडिंग, यानी कि 2 घंटे आप लिखते हैं तो 15 मिनट में आपने प्रूफ रीडिंग के लिए भी टाइम निकालना है। राइट नीटली एंड लेजिबली टू अवॉइड एग्जामिनर फ्रस्ट्रेशन, यानी कि एग्जामिनर की फ्रस्ट्रेशन को आपने, अब ये देखें, एक मैं लिखता हूं कि फ्रस्ट्रेशन, अब मैंने यहां पे कर दिया, अब मुझे इसको ऐसे करके लिखूंगा तो अजीब लगेगा ना कि मैंने एन लिखा है, इसको मैं बहुत ज्यादा हाईलाइट करूं बहुत बुरा लगेगा। तो अब मैंने फ्रस्ट्रेशन, अब मुझे एन की समझ नहीं आ रही तो यहां पे आप एन ऐसे लिख लें, ठीक है, जिससे आपकी समझ आ जाती है कि ऐसे। अब ये एक वर्ड है उसको आपने लिखा है, लेट्स सपोज मैंने ये फ्रस्ट्रेशन मुझे पसंद नहीं आएगा, ये मगर गलत, बजाय इसके मैं ऐसे करता रहूं ना, ऐसे आप उसको क्या कर सकते हैं कि एक वर्ड है फ्रस्ट्रेशन, मुझे पसंद नहीं कि मैंने जो लिखा था फ्रस्ट्रेशन, अब मुझे नहीं लगा यार ये कि एन सही तरीके से रीड की जा सकेगी, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूं, साथ ही मैं फ्रस्ट्रेशन आगे लिख लेता हूं, ठीक है, अगला फ्रस्ट्रेशन, उसकी सही स्पेलिंग करके ना उसको लिख लूंगा, ठीक है जी, ताकि आपके जो वर्ड के अंदर जो है ना वो ये देखें ना, ये गुचियां जो मारी हुई आपने ये बहुत बुरी लग रही हैं, तो उसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से ये देखें रिलेटिवली बेहतर लग रहा है, तो साथ ही आप अगला वर्ड लिख लेते हैं। सो इस तरीके से आपने मैनेज करना है चीजों को। फाइनल टिप्स टू स्कोर हाई मार्क्स क्या होने चाहिए? सबसे पहले क्लैरिटी, अवॉइड वेग एंड एम्बिगुअस स्टेटमेंट आपकी क्लियर होने चाहिए, पॉइंट ऑफ व्यू आपका क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा ओरिजिनलिटी, अवॉइड मेमोराइज्ड एंड प्री रिटन कंटेंट, ओरिजिनल चीजें लेके चलें, उसके मुताबिक जो बात कर रहे हैं रट्टा ना लगा के लेके चलें। रेलेवेंस, स्टे फोकस्ड ऑन द टॉपिक एंड थीसिस स्टेटमेंट, जो थीसिस स्टेटमेंट थी उसके साथ ही लिंक रहें, और चीजों की तरफ जाने की जरूरत नहीं है कि आपके वर्ड्स पूरे नहीं हो रहे या पेजेस नहीं भर रहे तो आप लैला मजनू की कहानियां लिखना शुरू कर दें, ऐसा कभी ना करें। इसके अलावा कंसाइजनेस होनी चाहिए, जो बहुत सारी बातें हैं कम अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए क्या बयान करें, क्योंकि आपके पास कंटेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं और अपनी चीजों को जो है वो लिखना होता है। सो आपने अल्फाज का चुनाव ऐसा करें कि जो एक पैराग्राफ में करने वाली बात है वो एक सेंटेंस के अंदर लिख लें। स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन, लीव अ लास्टिंग इंप्रेशन विद द पावरफुल एंडिंग। सो अगर हम अपने टॉपिक को कंक्लूड करें, राइटिंग अ हाई स्कोरिंग CSS इंग्लिश ऐसे रिक्वायर्स क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी सोच के अंदर क्रिटिक्स होनी चाहिए, तनकीदी जायजा होना चाहिए, बड़ी डेप्थ में जाते हो, स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए आपके ऐसे की, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स होने चाहिए एंड इम्पिसिबल लैंग्वेज स्किल्स होनी चाहिए विद कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, रीडिंग क्वालिटी एसेज एंड इंप्रूविंग राइटिंग टेक्निक्स, यू कैन अचीव एक्सीलेंस इन CSS ऐसे पेपर। तो ये थी आज की हमारी जो टिप्स एंड ट्रिक्स, फाइनली जो एग्जाम में जाने जा रहे हैं आप लोग अपने कोर्स को कंप्लीट करने के बाद, तो आपकी ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं ये फाइनल टच है, आपकी माइंड में फ्रेश रहेगा, चीजें याद रहेंगी, तो इस पर आप अमल करके अच्छे तरीके से को कवर कर सकते हैं। सो जो नए एस्पिरेंट्स हैं CSS के हवाले से वो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारा इंग्लिश ऐसे की एक लेक्चर्स की सीरीज मौजूद है कोर्स में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम पास्ट पेपर्स पे भी वर्किंग शुरू करेंगे, जिससे आपको जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनके पैटर्न भी समझ आ जाएगी, और साथ साथ में चीजों को गो थ्रू करेंगे तो आपको मुख्तलिफ टॉपिक्स पे अंडरस्टैंडिंग, राइटिंग और बहुत सारी चीजें समझने को मिलेंगी। अल्लाह हाफिज़।